पिल्यूरिसी पढ़ते हैं। क्या होता है पिल्यूरिसी? तो पहले इसका दूसरा नाम जान लो, जिसे कहते हैं पिल्यूराइटिस। अब देखो जरा यहाँ पर, यहाँ आइटिस लगा हुआ है ड्यूराइटिस में, मतलब इन्फ्लामेशन किसका? इस टिश्यू का, इस स्ट्रक्चर का, जिसको हम कहते हैं प्ल्यूरा। प्ल्यूरा वो स्ट्रक्चर है जो लंग्स को कवर करती है। दो तरह की होती है, एक होती है पैराइटल प्ल्यूरा जो पेरीफेरी पे होती है, और दूसरी होती है विसरल प्ल्यूरा जो लंग से चिपकी होती है। तो इसका इन्फ्लामेशन प्ल्यूरिसी या प्लूराइटिस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि जब भी प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, क्या होगा? प्लूराइटिक चेस्ट पेन, तो उसकी तीन वजह हो सकती है। उनमें से एक वजह, एक रीजन, एक कॉज हम अभी पढ़ रहे हैं। तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन की तीन वजह में एक हो सकता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो मतलब हवा, थोरेक्स मतलब थोरेसिक कैविटी में हवा भर जाना। और दूसरा हो सकता है प्लूरल एफ्यूजन, पानी भर जाना। तीसरा हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलाई। तो ये देखो, यहाँ क्लॉट जो है मजे से तैर रहे हैं, कहीं भी जाके फंस जाएंगे और एम्बोलिज्म कॉज कर देंगे। अब जो इम्पोर्टेंट वाला बच्चा जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। तो ये देखो कवरिंग है, ये बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो अंदर वाली कवरिंग को हम विसरल प्लूरा कहते हैं, बाहर वाली को हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, आप देख पा रहे हो, इन्फेक्शन हुआ या इन्फ्लेमेटरी डिजीज कोई हो गई, जैसे कि रिमेटोइड आर्थराइटिस। तो जब भी ऐसा होगा कि इन्फेक्शन हो या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो और वो प्लूरा को भी इन्वॉल्व कर ले और वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाए, तो दिस कंडीशन इज नोन एज प्लूराइटिस। एंड प्लूराइटिस इज आल्सो नोन एज प्लूरिसी। एम्पाइमा में इन्फेक्टेड फ्लूइड जो होता है प्लूरल कैविटी में भरा होता है, एम्पाइमा। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि जब भी चेस्ट पेन होगा इस तरह का, प्लूराइटिक तरह का, तब इतनी वजह उसकी या इतने रीजन हो सकते हैं। हम आज इसको पढ़ेंगे ओनली। ठीक है। अब अगर प्लूराइटिस पे बात कर रहे हैं तो एक एक्सुडेटिव प्लूराइटिस टर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऐसे कर ले रहे हैं। ये जो एक्सुडेटिव प्लूराइटिस है, इसमें आप देख लोगे कि जो एंगल है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये ऑब्लिटरेट हो रखा है इस तरह से, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। और ये जो फ्लूइड है वो क्लीन फ्लूइड है या क्लियर फ्लूइड है या गंदा वाला? द आंसर इज गंदा वाला, जिसको हम बोलते हैं एक्सुडेटिव, एक्सुडेटिव फ्लूइड। और इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ उसको बोलते हैं एक्सुडेटिव प्लूराइटिस। तो पहले तो फ्लूइड आया ना, उस फ्लूइड में इन्फेक्शन रहा होगा, वो इन्फेक्शन प्लूरा में चला गया, प्लूरा इन्फ्लेम्ड हो गई, और जब इन्फ्लेम्ड हो गई तो उसे हमने प्लूराइटिस या प्लूरिसी नाम दे दिया। क्लियर? आगे देखो, ये ओवरव्यू हम लास्ट में लेंगे, ये वाला, ठीक है ना? इसमें एक समरी है प्लूरिसी की। तो अब आते हैं पहले इंट्रोडक्शन पे, मेन काम पहले कर लेते हैं। प्लूरिसी या प्लूराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ बोथ लेयर, दोनों विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। प्लूरिसी लंग की जो कवरिंग है और चेस्ट वॉल की अंदर से, उन दोनों के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन चाहे आप ऊपर वाले पॉइंट से दे दो इससे, और चाहे इस वाले से दे दो, दोनों सही है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो डेफिनेशन तो हो गई, कई बार 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 बता दी मैंने, 10 बार तो कम से कम बताई होगी अपने तरीके से। अब बात होती है कि कॉजेस क्या होंगे प्लूरिसी के। तो बहुत सिंपल है, निमोनिया, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का नाम सबने सुना होता है। पल्मोनरी
इन्फार्क्शन, तो इन्फार्क्शन मैंने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ाया है, वहां जाकर पढ़ लेना। साथ में एम्बोलिज्म भी पढ़ाया हुआ है, वो भी देख लेना। ठीक, तो पल्मोनरी इन्फार्क्शन हो या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये आगे चल के एक कॉज बन सकता है प्लूरा के इन्फ्लामेशन का। पल्मोनरी एब्सेस, तो लंग के फोड़े जो हैं उनमें इन्फेक्शन है, वो अगर स्प्रेड करके प्लूरा तक चला गया तो प्लूरा भी इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी और फिर प्लूराइटिस हो जाएगी पेशेंट को। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में URTI कहते हैं, आरटी। तो जब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, वो प्रोन हो जाएगा वो पेशेंट कि उसकी प्लूरा भी इन्फ्लेम्ड हो जाए, प्रोन हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि जिसको URTI हो तो सभी को हो जाएगा, ऐसा सभी को नहीं होता। जिसकी इम्यूनिटी लो होती है उसी को होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना। अगर नियोप्लाज्म यानी कि कैंसर हो रहा है लंग का, तो भी प्लूरा इन्वॉल्व हो सकती है और प्लूरिसी हो सकती है। ट्रॉमा हुआ, कोई चोट लगी चेस्ट वॉल में, चेस्ट वॉल में चोट लगी यानी इंजरी हुई, और इंजरी के अगेंस्ट इन्फ्लामेशन होता है, ये तो मैंने आपको हमेशा बताया है। आफ्टर थोरेक्टमी प्रोसीजर, तो होता है ना बहुत सारी सर्जरी के बाद पस पड़ जाता है और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये इतने सारे कॉज हैं जिसकी वजह से प्लूरिसी या प्लूराइटिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है अब? तो देखो, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ या ट्रॉमा हुआ, ये तो पॉजिटिव फैक्टर हो गए। ये पॉजिटिव फैक्टर क्या करते हैं, प्लूरा को इन्फ्लेम कर देते हैं। कौन सी प्लूरा? चाहे वो लंग से चिपकी हुई हो, विसरल प्लूरा, चाहे वो थोरैक्सिक कैविटी के अंदर चिपकी हुई हो, जिसे हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब ये इन्फ्लेमेशन होगा प्लूरा का, तो ये जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं उसको इरिटेट करते हैं, इरिटेशन ऑफ सेंसरी फाइबर ऑफ पेराइटल प्लूरा, ठीक है ना। जब पेशेंट रेस्पायरेशन करता है, सांस लेता है, और सांस कौन सी वाली, इंस्पायरेशन, अंदर को सांस खींचता है, तो ये जो दर्द होता है, पेन होता है इन्फ्लेमेशन वाला, बहुत शार्प हो जाता है। अब एक और कमी हो जाती है इसमें, वो मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर में, या हो सब कहो तो दिखाई दूं पहले। देखो यहाँ पर जो आगे आगे वाला पॉइंट है उसको पढ़ने से पहले ये बैकग्राउंड वाला पोर्शन पढ़ लो। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक ना। ये नॉर्मल प्लूरा है, तो इसमें तीन बातों पे फोकस करो। एक तो ये विसरल प्लूरा है बाहर की तरफ, नंबर एक लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो विसरल प्लूरा, और अंदर की तरफ ये वाली, ये पेराइटल प्लूरा, इसको मैं दो लिख दे रहा हूँ। तो विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, ये दोनों ऊपर की तरफ तो नॉर्मल है। ये जो बीच में स्पेस है इसको मैं कलर से भर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये वाले कलर से जो मैंने स्पेस भरा, ये नॉर्मल स्पेस है। इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं यूजुअली। और स्मॉल अमाउंट में यहाँ एक फ्लूइड पाया जाता है जो इसके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ग्लाइडिंग में हेल्प करता है। दोनों जो लेयर्स है ना, पैराइटल और विसरल, ये ग्लाइड करती हैं, फिसलती हैं, किसकी हेल्प से, इस फ्लूइड की हेल्प से। अब हुआ क्या खेल, इन्फ्लेम्ड हो गई प्लूरा, मतलब पेशेंट को प्लूरिसी हुआ। अब जब प्लूरिसी होगा तो आप देखिए यहाँ पर कितना चौड़ा है ये, कौन, प्लूरल कैविटी, और यहाँ कितनी नैरो हो गई है प्लूरल कैविटी। क्यों हो गई है नैरो? क्योंकि यहाँ पर जो पेराइटल और विसरल प्लूरा है ये नॉर्मल शेप में है, मगर यहाँ देखो स्वेल कर गई है, तो ये चौड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। अब सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में नॉर्मल वाला स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है, जो नॉर्मली फिसलने में, ग्लाइडिंग में हेल्प करता है, और प्लूरल कैविटी में काफी स्पेस होता है। लेकिन जब प्लूरिसी होती है तो ये स्पेस बहुत कम हो जाता है, लेयर्स में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जो इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन होती है वो रब करती हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक फ्रिक्शन आ जाता है ना उनके बीच में। अब ग्लाइडिंग या फिसलना तो रहा नहीं, रगड़ना और फिसलना दोनों अलग बातें हैं।
तो रबिंग एंड ग्लाइडिंग दोनों अलग बातें हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट ये रब कर रही है, रगड़ रही है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम भी एक नया टर्म जनरेट हो जाता है यहाँ, प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके बढ़िया से तुम्हें दिखाता हूँ ऐसे को। तो बात समझ में आ गई। दो पॉइंट ये वाले याद रखने हैं, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता ही दिया। जो इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन होती है वो आपस में रगड़ती हैं, नॉट फिसलती हैं, ग्लाइडिंग नहीं कर पाती हैं। तो इसकी वजह से जो पेशेंट को पेन होता है चेस्ट में, वो स्टैबिंग चेस्ट पेन लगता है, चाकू से कोई काट रहा है, छुरी मार रहा है, और उसको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। ये प्लूराइटिस या प्लूरा के इन्फ्लेमेशन के बाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी के बाद, पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे, यहाँ का पॉइंट हमने पढ़ लिया, कॉजेटिव फैक्टर, प्लूरा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये पढ़ लिया। उसके बाद इरिटेशन होता है, पीपी यानी पेराइटल प्लूरा का जो सेंसरी फाइबर है उनका, वहाँ इरिटेशन होता है, वो दर्द पैदा करता है। ठीक है, अब जब पेशेंट सांस लेता है, रिस्पायरेशन करता है, तो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, कलर बढ़िया वाला ले लो यार, लाल ले लो। तो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जब सांस अंदर खींचता है पेशेंट, इंस्पायरेशन करता है, तो बहुत शार्प स्टैबिंग पेन महसूस होता है। अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया भी था, ठीक है ना। और प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, चूंकि वो फ्लूइड वहां तो बहुत नैरो स्पेस हो गया, अब वो ग्लाइड नहीं करेंगी, फ्रिक्शन करेंगी, तो रब करेंगी टुगेदर। इसकी वजह से और ज्यादा सीवियर और ज्यादा शार्प चाकू के काटने जैसा पेन होगा तो उसको पेशेंट को। बात समझ में आ गई। ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। चेस्ट पेन बहुत सीवियर हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, नाइफ लाइक हो जाएगा इंस्पायरेशन करने पे, ये भी हमने पढ़ा। इसको हम प्लूराइटिक पेन कहते हैं। और जो सबसे पहली मैंने आपको फोटो दिखाई थी प्लूराइटिक प्लूरल चेस्ट पेन की, उसमें और भी कॉज थे, है ना। अच्छा, इसमें आप खुद दिमाग लगाओ कि पेशेंट में सांस अंदर खींची, इंस्पायरेशन, तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उसने सांस रोक ली। तो जैसे ही सांस रोकी तो पेन मिनिमल या बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने ब्रेथ होल्ड कर ली, सांस रोक ली है। लेकिन कब तक रोकेगा बेचारे, लेना तो पड़ेगी ना। अच्छा, ये पेन हो सकता है कि वहीं के वहीं रहे, सिर्फ चेस्ट में उसी जगह पे रहे, और साथ में ये भी हो सकता है रेडिएट करके शोल्डर या एब्डोमेन की तरफ भी चला जाए। तो हर पेशेंट को ऐसा हो ही जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन किसी को भी हो सकता है। जब एग्जामिन करोगे आप पेशेंट को, एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये चार स्टेप होती है, राइट। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, जिसे इप्पा कहते हैं। तो इप्पा एक सीक्वेंस है फिजिकल एग्जामिनेशन का। तो जब ऐसे पेशेंट को आप एग्जामिन करोगे और पाल्पेट करोगे, उसको छूने की कोशिश करोगे, तो उसे इंटरकॉस्टल टेंडरनेस फील होगी। छूने से, पाल्पेट करने से किसी को दर्द हो तो उसे टेंडरनेस कहते हैं। और इंटरकॉस्टल स्पेस में हो रही है, इसलिए इसका पूरा नाम हुआ इंटरकॉस्टल टेंडरनेस। क्लियर। नेक्स्ट, प्लूरल फ्रिक्शन रब। अभी मैंने आपको बताया था ना, प्लूरल फ्रिक्शन रब, जिसे हमने कहा PFR, आपस में रगड़ की वजह से। तो जब ये प्लूरल फ्रिक्शन रब होगा, तो ग्रेटिंग साउंड या लेदरी साउंड सुनाई देगी, दोनों फेज में, इंस्पायरेशन फेज में भी और एक्सपायरेशन फेज में भी। तो ये साउंड आप स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुन सकते हो। अब ये जो साउंड है, जब आप एक्सला की तरफ लेके जाओगे चेस्ट पीस को, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम, और डायफ्राम और बेल दो होते हैं ना उसमें,
तो जब आप एक्जिला की तरफ लेके जाओगे तो ये लो सुनाई देगी आपको, या फिर आप पीछे की तरफ चले जाओ पोस्टीरियर साइड में, वहां से स्टेथो रख के सुनो, तो भी आपको लो साउंड सुनाई देगी, लेकिन सुनाई जरूर देगी। कौन सी वाली साउंड? प्लूरल फ्रिक्शन रब वाली, रगड़ने वाली साउंड। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कई दिनों तक ये साउंड आपको सुनाई दे, हो सकता है सिर्फ एक दिन के लिए सुनाई दे, दूसरे दिन पेशेंट ठीक होने लगे ना सुनाई दे। तो कहने का मतलब ये कि दे भी सकती है सुनाई, नहीं भी दे सकती है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी वाली साउंड सुनाई देगी। बाकी जो क्लिनिकल फीचर में आप साइन ढूंढ रहे हो, उसमें आपको इन्फेक्शन का एविडेंस मिल सकता है, इन्फेक्शन का। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर भी होगा, मेलेज होगा, इंक्रीज्ड वाइट सेल काउंट, टीएलसी आप चेक करोगे तो बढ़ी हुई होगी, तो सबसे बढ़िया। इसीलिए रूटीन टेस्ट हम किसको मानते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट को। ये तो सारे पेशेंट को लिखा ही जाता है, तो मैं भी लिखता हूँ, सारे डॉक्टर लिखते हैं कि अगर कोई भी टेस्ट ना कराया जाए तो एटलीस्ट एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ब्लड काउंट की हम जरूर करा लें। तो ये था हमारा पिल्यूरिसी या पिलुराइटिस का डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने आपको ये फिगर की हेल्प से पिलुराइटिक चेस्ट पेन के कई सारे कॉज बताए, पिल्यूरिसी की डेफिनेशन बताई, एक्सुडेटिव प्लूराइटिस क्या है वो बताया, और एक ओवरव्यू दिया। तो अब यहाँ हम इसको समराइज कर देते हैं अच्छे से। आप इस फिगर का इस्तेमाल करके 10 मिनट भी नहीं बल्कि 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो पूरी प्लूरिसी, इस एक फिगर में सब कुछ है ना। तो बैकग्राउंड क्या है, ये अभी मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली विसरल और पेराइटल प्लूरा नॉर्मल नॉर्मल शेप में होते हैं, उनके बीच में एक कैविटी होती है जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर प्लूरा दोनों इन्फ्लेम्ड हो गए हैं और कैविटी नैरो हो गई है, वहां पर ग्लाइडिंग या फिसलना अब हो नहीं पा रहा है, अब वो रगड़ लग रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो बहुत शार्प चेस्ट पेन हो रहा है। कॉज क्या है? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन कोई भी और बॉडी में चल रही है जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, पल्मोनरी कंडीशन जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने बताया था, कार्डियक कंडीशन हो सकती है, मेडिकेशन साइड इफेक्ट, बहुत सारी मरीज दवाइयां होती हैं जिनके साइड इफेक्ट से कई जगह इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, एडवर्स रिएक्शन हो जाती है, और वो स्प्रेड करके पिलूरा तक आ सकता है। तो डिपेंड करेगा कि वो कितना सीवियर है, ड्रग इंड्यूस्ड पिलूराइटिस। सिम्टम में मैंने जैसे बताया आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ये पिलूराइटिक चेस्ट पेन होगा, जैसे ही पेशेंट कफ करेगा, खांसेगा, कोई चीज निगलने की कोशिश करेगा, गहरी सांस लेगा, तो ये बहुत वर्ष हो जाएगा पेन, बर्दाश्त के बाहर पेन होगा। हाई पिच ब्रेथ साउंड होगी जिसे हम प्लूराइटिक फ्रिक्शन रब साउंड कहते हैं। सूखी खांसी होगी पेशेंट को, सांस फूलने लगेगी, डिस्निया होगा, फीवर, ठंडक लगना और फटीग यानी थकान होना, ये सारे सिम्टम उस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट का एक ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि पैथो में ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ये आप मेडिसिन में मिलेगा आपको मोस्टली टॉपिक्स का। तो जो मैनेजिंग होती है या मैनेजमेंट जो होता है प्लूरिसी का, उसमें सिंपल एक शर्त है कि जो भी प्लूराइटिस का कॉज है उसको खत्म कर दो, प्लूराइटिस अपने आप सही हो जाएगी। तो प्लूराइटिस सही करो, प्लूरा नॉर्मल, सारे सिम्टम गायब। ठीक, तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा नहीं है कि अलग से प्लूराइटिस का या प्लूरिसी का ट्रीटमेंट होता है। प्लूराइसी या प्लूराइटिस जिस वजह से हो रहा है वो वजह खत्म करनी होती है हमें। इसके लिए हम पेन किलर देंगे, पेन रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, और ब्लड क्लॉट रोकने के लिए, एम्बोलिज्म अगर है किसी को तो मेडिकेशन देंगे, जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटलाइजेशन कर लेंगे, फ्लूइड को लंग से ड्रेन करने के लिए। हो सकता है एक्सुडेटिव प्लूराइटिस हो, गंदा वाला फ्लूइड भरा हुआ हो, तो हम उसको ड्रेन करने के लिए पेशेंट को एडमिट करेंगे, और प्रॉपर इवेलुएशन के बाद उसका वो जो फ्लूइड है गंदा वाला, वो या साफ वाला भी हो मे बी, तो भी हम ड्रेन कर लेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट biliary or biliaritis।